जीवमजीवं दवं जिणवर्वसेण जीर्णनेदिष्टं देवेन्द्रबिन्दुवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। लोकानुप्रेक्षा के अंतर्गत 12 भावनाओं में यह लोकानुप्रेक्षा थी। उसमें 3 लोक की संक्षिप्त अनुप्रेक्षा की जा रही थी। मनुष्य लोक भी अपने आप में एक लोक कहलाता है और उस मनुष्य लोक की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी यहाँ बताई जा रही है कि मनुष्य लोक और तिर्यक लोक में क्या अंतर होता है। अथ मानुषोत्तर पर्वत सकाशात् बहिर्भागे स्वयंभू रमण द्वीपार्धम परिक्षिप्य यो असौ नागेन्द्र नामा पर्वतः तस्मात् पूर्व भागे ये संख्यातीता द्वीप समुद्रास्तिष्ठन्ति तेषु यद्यपि व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनात् व्यन्तर्देवावासा तिष्ठन्ति तथापि पल्य प्रमाण आयुषां तिरश्चां संबंधनीं जगन्य भोग भूमि इति विज्ञेयम्। अब यहाँ बताते हैं कि जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके बाहरी भाग में और स्वयंभू रमण द्वीप आधा परिक्षिप्त करके, माने स्वयंभू रमण द्वीप जो अंतिम द्वीप होता है उसे स्वयंभू रमण द्वीप कहते हैं, वहां तक घेर करके जो एक नागेंद्र नाम का पर्वत है उसके पूर्व भाग में असंख्यात द्वीप समुद्र रहते हैं। आया होगा, एक सामान्य से लोकानुप्रेक्षा है, मुख्य मुख्य चीजें बताई जा रही हैं। अच्छा है तो है। अच्छा, ये वर्णन छूट गया। इति संक्षेपेण जम्बूद्वीप व्याख्यानम समाप्तम, यहाँ तक हुआ था। अच्छा, तदनंतरम यथा सर्वद्वीपेषु सर्वसमुद्रेषु च द्वीप समुद्र मर्यादा कारिका योजन अष्टक उत्सेधा वज्र वेदिका अस्ति तथा जम्बूद्वीपेपि अस्ति इति विज्ञेयम्। यहाँ कहते हैं कि सभी द्वीप और समुद्रों में जो द्वीप और समुद्र की मर्यादा को बनाने वाली वज्र वेदिका होती है वह सभी द्वीप और समुद्रों में होती है ना। माने एक द्वीप के बाद एक समुद्र आता है, फिर एक द्वीप के बाद एक समुद्र आता है, फिर द्वीप आता है, फिर समुद्र आता है। इस तरह से द्वीप और समुद्रों की यह जो क्रम से रचना चलती है तो उसमें द्वीप और समुद्रों के बीच में एक मर्यादा बनाने वाली, मतलब द्वीप और समुद्र के बीच में एक बाउंड्री लाइन रहती है, उसको वज्र वेदिका कहते हैं। वह जिस तरह से हर द्वीप समुद्र के बाद होती है वैसे ही जम्बू द्वीप में भी होती है और ये 8 योजन ऊंची होती है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तत्र बहिर्भागे योजन लक्ष्य द्वय वलय विस्कंभ आगम कथित 16 सहस्र योजन जल उत्सेद आदि अनेक आश्चर्य सहितो लवण समुद्रो अस्ति। जिस द्वीप में हम रहते हैं उसको कहते हैं जम्बू द्वीप, क्या बोलते हैं। और उस जम्बू द्वीप के बाहर 2 लाख योजन वलय विस्कंभ वाला यह लवण समुद्र होता है। क्या बोलते हैं उसको,
हाँ, जो जम्बू द्वीप से दुगना विस्कंभ वाला होता है और आगम में कहे हुए 16,000 योजन जल की उसकी ऊंचाई मतलब होती है। जो लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र का जो जल है, उस जल की ऊंचाई आगम में कितनी बताई? 16,000 योजन बताई। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है ना, कि जम्बू द्वीप को घेरे हुए जो लवण समुद्र है, उस लवण समुद्र में जो जल है, वो जल इतना ऊंचा है, लेकिन फिर भी वो जम्बू द्वीप में नहीं आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा बैलेंस है ना। लवण समुद्र के जल की ऊंचाई 16,000 योजन की बताई गई है। हाँ, तो 16,000 योजन बहुत ऊंचा होता है। मतलब आप ये समझें कि अपने को जो सूर्य चंद्रमा दिखाई देते हैं, ये मात्र 790 से 900 योजन तक की ऊंचाई पर होते हैं, और जो लवण समुद्र का जल है वो 16,000 योजन की ऊंचाई पर है। तो इसका मतलब है कि लवण समुद्र के जल में ये सूर्य चंद्रमा जो लवण समुद्र में रहते हैं, वो सब उसके अंदर डूबे रहते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि वह जल इधर आता है। लवण समुद्र का जल जम्बू द्वीप में नहीं आता, और फिर भी वह जल अपनी ऊंचाई पर रह करके व्यवस्थित बना रहता है। यह अपने आप में कुछ आश्चर्यकारी बातें हैं, जिन्हें हमें अपनी श्रद्धा में ला करके ज्यों का त्यों मानना चाहिए। नदियों का जल मिलने से उसके जल में कोई विशेष अंतर नहीं आता है, तो यही उसके लिए आश्चर्य है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इत्यादि अनेक आश्चर्यों से सहित वह लवण समुद्र होता है। तस्मादपि बहिर्भागे योजन लक्ष्य चतुष्टय वलय विस्कंभो धात्की खंड द्वीपो अस्ति। उस लवण समुद्र के भी बाहरी भाग में 4 लाख योजन वलय विस्कंभ वाला धात्की खंड द्वीप होता है ना। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, और लवण समुद्र के बाद क्या होता है? धात्की खंड द्वीप, जो दूसरा द्वीप कहलाता है। क्या नाम है? हाँ, ये नाम आपको शास्त्रों में ही लिखे मिलेंगे, और ये सब लोकेशन शास्त्रों के अनुसार ही जानने में आती है ना। ये आपको गूगल में सर्च करने से कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां तक कोई केबल बिछी हुई नहीं है, और कोई भी सैटेलाइट भी वहां तक लगे हुए नहीं है। तो जहां पर केबलें बिछी हुई रहती हैं, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो समुद्रों में केबलें बिछी हैं, इससे नेटवर्किंग चल रही है। तो वहां पर केबल नहीं बिछाई गई, इसलिए नेटवर्किंग में कुछ आता नहीं है। ये ध्यान रखना, ये कहने का मतलब है। समझ में आ रहा है ना। वहां पर कोई सैटेलाइट है वहां तक लगे हुए, और ना कोई वहां पर ऐसी जो समुद्रों में केबलें बिछा करके जो नेटवर्किंग की जाती है, वो सिस्टम अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। इसलिए वहां की जो जानकारियां हैं वो आपको केवल शास्त्रों में मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो लवण समुद्र के बाद में जो यह धात्की खंड द्वीप है, ये कितने योजन विस्तार वाला है? 4 लाख योजन इसका डायमीटर है, और ये धात्की खंड द्वीप होता है, इसको कहते हैं। तत्रचा दक्षिण भागे लवणोदधि कालोदधि समुद्र द्वय वेदिका स्पर्शी दक्षिणोत्तर आयाम सहस्र योजन विस्कंभ सत चतुष्टय उत्सेध इक्ष्वाकार नाम पर्वतो अस्ति। अब इस धात्की खंड द्वीप में इसका जो दक्षिण भाग है, उस दक्षिण भाग में लवण समुद्र और कालोदधि समुद्र, इन दोनों की वेदिकाओं को स्पर्श करने वाला दक्षिण उत्तर आयाम में 1000 योजन विस्कंभ को लिए हुए और 400 योजन की ऊंचाई लिए हुए एक इक्ष्वाकार नाम का पर्वत होता है ना।
लवण समुद्र के बाद उसको भी वेष्टित किए हुए जो धातकी खंड द्वीप है, उस धातकी खंड द्वीप में जो इस्वाकार नाम का पर्वत है, वो इस्वाकार नाम का पर्वत कितनी ऊंचाई वाला है? सत चतुष्टय उत्सेध, यानी 400 योजन की उसकी ऊंचाई है। और वह जो फैला हुआ है वह दक्षिण उत्तर में ऐसा फैला हुआ माना जाएगा, दक्षिण उत्तर में। तो वह जो दक्षिण उत्तर में उसका जो आयाम है वह 1000 योजन विस्कंभ वाला है। हाँ, दक्षिण उत्तर उसकी चौड़ाई कहलाएगी। और उसकी दोनों वेदिकाओं को स्पर्श करने वाला एक तरफ लवणोदधी समुद्र है और एक तरफ कालोदधी समुद्र है। हाँ, धातकी खंड में, धातकी खंड जो द्वीप है उसमें ये इस्वाकार पर्वत एक तरफ लवणोदधी समुद्र को स्पर्श कर रहा है और एक तरफ कालोदधी समुद्र को स्पर्श कर रहा है। ऐसी इसकी दोनों वेदिकाओं को स्पर्श करने वाला पर्वत है। 400 योजन तो उसकी ऊंचाई हो गई। ये जो दक्षिण उत्तर लंबा है, ये बताने के लिए है कि वो पर्वत दक्षिण उत्तर लंबा है, लेकिन उसका विस्तार जो है वो 1000 योजन विस्तार है। हाँ, उससे मतलब नहीं, जो 1000 योजन का जो विस्तार है, ये विस्तार मुख्य रूप से उसकी हाँ आयाम है, यही उसका विस्तार कहलाएगा। तो इस पर्वत के माध्यम से उस धातकी खंड द्वीप के 2 भाग हो जाते हैं, है ना, वो यहाँ बताया जा रहा है। तेन पर्वत द्वयेन खंडीकृतम पूर्व अपर धातकी खंड द्वयम ज्ञातव्यम। इस पर्वत के माध्यम से जो उसके 2 भाग हो गए, तो एक भाग कहलाएगा पूर्व भाग और एक कहलाएगा अपर माने पश्चिम भाग, है ना। ये फिर तत्र पूर्व धातकी खंड द्वीप मध्य चतुरशीत सहस्र योजन उच्छेद सहस्र योजन अवगाह क्षुल्लक मेरु अस्ति। फिर इस पूर्व धातकी खंड द्वीप के मध्य में, है ना, जो इसके 2 भाग हो गए, इसमें पूर्व धातकी खंड हो गया और एक अपर धातकी खंड हो गया। तो पूर्व धातकी खंड के मध्य में 84,000 योजन उत्सेद वाला और 1000 योजन की गहराई वाला एक क्षुल्लक मेरु होता है। क्या होता है? पंच मेरुओं के नाम सुने ना आपने? 5 मेरु होते हैं। तो कभी जानने की कोशिश नहीं की कि कहाँ होते हैं। एक मेरु होता है जम्बू द्वीप में और 2 मेरु होते हैं धातकी खंड द्वीप में। ये उसी की लोकेशन बताई जा रही है। तो धातकी खंड द्वीप में यह जो मेरु होते हैं 2, ये दोनों मेरु क्षुल्लक मेरु कहलाते हैं। क्षुल्लक का मतलब होता है छोटा, है ना। तो जो ये मेरु पर्वत है, ये जो जम्बू द्वीप में मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत, उससे ये छोटे होते हैं। तो कितने छोटे हैं? तो ये केवल 84,000 योजन ऊंचे हैं, और जो जम्बू द्वीप में मुख्य सुमेरु पर्वत होता है वो 1,00,000 योजन ऊंचा होता है ना। 1,00,000 योजन प्रमाण वाला होता है, या 99,000 योजन ऊंचा समझ लें, क्योंकि 1,000 योजन उसकी गहराई हो गई। तो इसकी जो है ऊपर गहराई के अलावा ये 84,000 योजन ऊंचा है। नहीं, ये तो सब एक तरह से तिर्यक लोक का ही वर्णन चल रहा है। वो जड़ तक सब मध्यलोक ही कहलाता है, उसके बाद अधोलोक शुरू होता है ना। कहने में कभी कभी आ जाता है, वो अधोलोक कहने में आ जाता है कि अधोलोक से सिद्ध हुए तो वो वहां तक सिद्ध होंगे, वो अधोलोक कहलाएगा। लेकिन सिद्धांततः वो सुमेरु पर्वत एक तरह से मध्यलोक का ही विस्तार है।
तो इसको क्षुल्लक मेरु कहते हैं। तथा पश्चिम धात की खंडे भी, इसी तरह से पश्चिम धात की खंड में भी जानना, यथा जम्बूद्वीप महामेरु, भरत आदि क्षेत्र, हिमवत आदि पर्वत, गंगा आदि नदी, पद्म आदि हृदानाम, दक्षिणोत्तरेण व्याख्यानम कृतम, तथा अत्र पूर्व धात की खंड मेरौ, पश्चिम धात की खंड मेरौ च ज्ञातव्यम। जैसे जम्बूद्वीप के महामेरु की व्याख्या करते हुए आपको भरत आदि क्षेत्र बताए गए थे, है ना, ये क्षेत्र होते हैं। हिमवत आदि पर्वत बताए गए थे, उन पर पर्वतों पर गंगा आदि नदियां बताई गई थी, पद्म आदि हृद हैं ये बताए गए थे, और दक्षिण उत्तर रूप से उनका जिस तरह से सिमेट्री बताई गई थी उसका व्याख्यान किया गया था। ऐसे ही पूर्व धात की खंड के मेरु में और पश्चिमी धात की खंड के मेरु दोनों में इसी तरह से नदियां, तालाब, क्षेत्र आदि का वर्णन जान लेना चाहिए। अतएव जम्बूद्वीप अपेक्षया संख्याम प्रति द्विगुणानि भवन्ति भरत क्षेत्राणि न च विस्तार आयाम अपेक्षा। इस तरह से हम देखते हैं जो जम्बूद्वीप की अपेक्षा से धात की खंड के जो क्षेत्र वगैरह हैं ये सब दुगने हो जाते हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 2.5 द्वीप के अंदर 2 द्वीपों में और एक तरह से 2.5 द्वीपों में और 2 समुद्रों में 15 कर्म भूमियां होती हैं, जिनमें 5 भरत क्षेत्र की होती हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र की होती हैं। तो ये जो 5 भरत क्षेत्र होते हैं, ये 5 भरत क्षेत्र में एक भरत क्षेत्र तो जम्बूद्वीप में हो गया और 2 भरत क्षेत्र धात की खंड द्वीप में होते हैं, और बाकी के 2 भरत क्षेत्र होंगे वो आगे बताया जाएगा, जो पुष्करार द्वीप है वो उसमें होते हैं। तो इस तरह से 5 भरत क्षेत्र हैं। अपन जिस क्षेत्र में बैठे हैं वो क्षेत्र भी कौन सा है? जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र कहलाता है। सुन रहे हो? जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, भारत देश में, है ना, और फिर भारत देश के मध्य प्रदेश में नीमच जिले में मनासा नगरी में बैठे हैं। तो आपको सही लोकेशन पता होनी चाहिए कि हम कहां बैठे हैं। इतने से काम नहीं चलेगा कि बस हम मनासा में बैठे हैं, कि नीमच जिले में हैं, कि एमपी में हैं, कि इंडिया में हैं। इससे भी बाहर आपको पता होना चाहिए कि ये भारत कहाँ है। तो ये एक आर्यखंड का हिस्सा है ना। वो आर्यखंड भी कहाँ है? तो वो पूरा एक जो भरत क्षेत्र है उसका हिस्सा है। और वो भरत क्षेत्र कहाँ है? तो वह जम्बूद्वीप का एक क्षेत्र है। समझ रहे हो? इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी जैसे अभिषेक वगैरह करते हैं तो अभिषेक में भी ये चीजें बोली जाती हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप कहां खड़े हो। अब आप अभिषेक ही नहीं करते हो तो आपको कुछ पता ही क्या होगा। सुन रहे हो? अभिषेक इत्यादि में लाइनें बोली जाती है ना, जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे। तो इसको भी बताने से थोड़ी सी अपने को पता पड़ती है कि अपन कौन सी जगह पर स्थित हैं और दुनिया कितनी बड़ी है। तो जब दुनिया बड़ी आपको दिखाई देगी तभी आपको लगेगा कि हम बहुत छोटे हैं। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप ये समझोगे कि हम बहुत बड़े हैं, दुनिया बहुत छोटी है। इसी को उल्टी बुद्धि कहते हैं। तो जब तक हम शास्त्रों के अनुसार अपनी बुद्धि नहीं चलाते, थोड़ी बुद्धि हमारी विपरीतता के साथ चलती रहती है। इसलिए ये सब कभी कभी कुछ कार्यक्रम होते हैं, महामस्तकाभिषेक आदि, ये इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आपको लगे कि हम बहुत छोटी जगह पर भी बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया तो बहुत बड़ी है ना। तो ऐसे ये भरत क्षेत्र आदि जो है ये भी एक नहीं है। जैसा भरत क्षेत्र यहाँ पर है ऐसे 4 भरत क्षेत्र और हैं।
सुन रहे हो? वहां पर भी इसी तरह के धर्म का वातावरण रहता है, जैसे पंचम काल का यहाँ पर चल रहा है वैसा ही वहां पर रहता है। इसके अलावा 5 ऐरावत क्षेत्र और होते हैं, उनमें भी इसी तरह का वातावरण रहता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काल चलते हैं और किसी किसी क्षेत्रों की सिमेट्री रहती है। तो 5 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र में एक समान काल की परंपरा चलती रहती है। ये काल चक्र एक समान कहलाता है। तो इस तरह से धातकी खंड में वो भरत क्षेत्र में जितनी भी चीजें हैं वो सब दुगनी दुगनी तो हैं, लेकिन वो संख्या की अपेक्षा से दुगनी समझना, विस्तार और आयाम की अपेक्षा से दुगना मत मानना। हाँ, मतलब कि जैसे भरत क्षेत्र है तो जब धातकी खंड का भरत क्षेत्र दुगना होगा ऐसा नहीं है। वहां की यहाँ की नदी और वहां की नदी दुगनी होगी, यहाँ का पर्वत वहां के पर्वत दुगने विस्तार वाले होंगे, आयाम दुगना होगा ऐसा नहीं है। लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा से दुगना नहीं बताया गया, संख्या की अपेक्षा से दोगुनी चीजें वहां पर मिलेंगी। यहाँ पर एक गंगा सिंधु है तो धातकी खंड में 2 गंगा सिंधु हो जाएंगे, क्योंकि वहां 2 सुमेरु पर्वत हैं, दोनों की तरफ के क्षेत्र 2 हो जाएंगे। यहाँ एक भरत है वहां 2 भरत हो जाएंगे, है ना। यहाँ एक ऐरावत है वहां 2 ऐरावत हो जाएंगे, यहाँ एक विदेह है वहां पर 2 विदेह क्षेत्र हो जाएंगे, ऐसा जानना। कुल पर्वता पुनर्विस्तार अपेक्षया दुगुणा न तु आयामम प्रति। ये जो कुल पर्वत होते हैं वो विस्तार की अपेक्षा से ही दुगने होते हैं, आयाम के प्रति नहीं होते। तत्र धातकी खंड द्वीपे यथा चक्रस्य आरास तथा आकारा कुल पर्वता भवन्ति। इस तरह से धातकी खंड द्वीप में जिस तरह से चक्र के आरे बने होते हैं उसी तरह से कुल पर्वत बने होते हैं, है ना। चक्र होता है ना, व्हील, नहीं देखा चक्र? रथ का चक्र होता है, गाड़ी का चक्र जो होता है ना, तो उसमें जैसे ये लाइनें बनी पड़ी रहती हैं वो उसके आरे कहलाते हैं, है ना। तो इसी तरह से चक्र के आरों की तरह ये कुल पर्वत हो जाते हैं, है ना। हाँ, ये कुल पर्वत कहलाएंगे। यथा चाराणाम विवराणी छिद्राणी मध्यानि अभ्यंतरे संकीर्णानि बहिर्भागे विस्तीर्णानि तथा क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि। अब उन 4 के बीच में जो विवर रह जाते हैं, माने एक चारा और दूसरे 4 के बीच में जो छिद्र रह जाएंगे, ये उसके क्षेत्रों की तरह जानना चाहिए, है ना। जो मध्य में जो छिद्र होते हैं ये अंतरंग में अभ्यंतर भीतर की ओर थोड़े से संकीर्ण होते हैं और बहिर्भाग में विस्तीर्ण होते हैं, ऐसे फैले हुए, है ना। मतलब केंद्र की तरफ आएंगे तो संकीर्ण होंगे और बाहर की तरफ जाएंगे तो ये फैले हुए होंगे। इस तरह के ही ये क्षेत्रों की आकृतियां वहां पर बन जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर यह धातकी खंड द्वीप के विषय में बताया गया है ना। लवण समुद्र और धातकी खंड द्वीप के बारे में इस थोड़ी सी जानकारी दी गई है। इत्थम भूतम धातकी खंड द्वीपम 8 लक्ष योजन वलय विस्कंभ कालोदक समुद्र परिवेष्टित तिष्ठति। इस प्रकार का जो धातकी खंड द्वीप है ये 8 लोजन वलय विस्कंभ वाला होता है और ये कालोदकी समुद्र तक, कालोदक समुद्र तक घेर करके ये रहता है। तस्मात् बहिर्भागे योजन लक्षाष्टकम गत्वा पुष्कर द्वीपस्य वलयाकारेण चतुर्दिशा भागे मानसोत्तर नामा पर्वतः तिष्ठति। फिर इस कालोदक समुद्र के भी और बाहरी भाग में 8 लाख योजन जाकर के पुष्कर द्वीप को देखेंगे हम, जो कि वलयाकार रूप से इस चतुर्दश दिशाओं में मानसोत्तर नाम का पर्वत है। उस पुष्करवर द्वीप के चारों दिशा भागों को घेरे हुए मानसोत्तर नाम का पर्वत है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हम जिस मनुष्य लोक में रहते हैं उसी को हम 2.5 द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, तो उसकी संरचना कैसी है? पहले जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप,
फिर कालोदक समुद्र, और फिर उसके बाद में पुष्करार्ध द्वीप। ठीक है। और उस पुष्करार्ध द्वीप को घेरे हुए पुष्कर द्वीप में ही आधे भाग में मानुषोत्तर नाम का एक पर्वत होता है, जिससे 2.5 द्वीप तो अंदर रह जाते हैं और 2.5 द्वीप के बाहर के असंख्यात द्वीप उस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर हो जाते हैं। समझे? इसको कहते हैं 2.5 द्वीप में मनुष्य लोकों का विस्तार। मनुष्य यहां तक ही रहते हैं। 2.5 द्वीप में मनुष्यों का रहना होता है, और ये मनुष्यों को रोकने का जो पर्वत है उसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। यानी मानुषोत्तर पर्वत के अंदर वाले भाग में तो मनुष्य रहेंगे, लेकिन उसके बाहर भाग में मनुष्य नहीं होते, इसलिए उसका नाम क्या है? मानुषोत्तर पर्वत। तत्र पुष्करार्धेपि धातकी खंड द्वीपवत दक्षिणोत्तरेण इक्ष्वाकार नाम पर्वत द्वयम पूर्वापरेण क्षुल्लक मेरु द्वयम च। तो जैसे धातकी खंड द्वीप में बताए थे दक्षिण उत्तर के अपेक्षा से इक्ष्वाकार नाम के 2 पर्वत हैं, उसी तरह से पुष्करार्ध द्वीप में भी ये जानने चाहिए, है ना? गोलाकार रूप में धातकी खंड द्वीप के समान दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में ये इक्ष्वाकार नाम के 2 पर्वत हैं, और पूर्व पश्चिम में 2 छोटे छोटे मेरु भी हैं। क्षुल्लक मेरु द्वयम च पूर्वापरेण, पूर्व भाग में और पश्चिम भाग में 2 मेरु पर्वत यहां पर होते हैं। तो इन सबको मिलाकर के 5 पर्वत हो जाते हैं। सुना? पंचमेरु पर्वत कहाँ होते हैं? एक भरत क्षेत्र में, 2 धातकी खंड में और 2 पुष्करार्ध द्वीप में। इतना याद रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तथैव भरत आदि क्षेत्र विभागश्च बोद्धव्य। इसी प्रकार से भरत आदि क्षेत्रों का विभाजन भी जानना चाहिए। परम किंतु जम्बूद्वीप भरत आदि संख्यापेक्षा भरत क्षेत्र आदि द्विगुणत्वम न च धातकी खंडापेक्षा। इसी तरह से जम्बूद्वीप भरत आदि की संख्या की अपेक्षा से भरत क्षेत्र आदि में भी दुगुणापन जानना चाहिए, धातकी खंड की अपेक्षा से नहीं कहा गया है ना? संख्या की अपेक्षा से दुगुनापन है और किसी अपेक्षा से नहीं कहा गया है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, उसके आगे बाद में